हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम डिजिटल कम्युनिकेशन के बेसिक्स के बारे में सीखेंगे और उसके बाद हम टाइम डोमेन एनालिसिस और फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के बारे में थोड़ा डिटेल में आज सीखेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं विद बेसिक्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले तो एनालॉग सिग्नल क्या है और डिजिटल सिग्नल क्या है। सो एनालॉग सिग्नल का डेफिनेशन है कंटिन्यूस सिग्नल विच रिप्रेजेंट्स फिजिकल मेजरमेंट्स। फॉर एग्जांपल मेरा स्पीच या टेम्परेचर मेजरमेंट, कोई भी फिजिकल मेजरमेंट एनालॉग सिग्नल होता है। तो एनालॉग सिग्नल एक कंटिन्यूस सिग्नल है जो कि कोई भी वैल्यू ले सकती है। डिजिटल सिग्नल का डेफिनेशन है इट्स अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जनरेटेड बाय डिजिटल मॉड्यूलेशन। सो डिजिटल सिग्नल कंटिन्यूस नहीं होता है, वो डिस्क्रीट होता है। बेस्ट एग्जांपल बाइनरी, जहाँ पे वन या ज़ीरो वैल्यू हम ट्रांसमिट करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, रियल वर्ल्ड में सिग्नल हमेशा एनालॉग होता है। तो डिजिटल कम्युनिकेशन में उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उस डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। और रिसीवर साइड में उस डिजिटल सिग्नल को वापस एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। तो ट्रांसमीटर साइड में जो फंक्शनल ब्लॉक है जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करती है, उसे कहते हैं एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और रिसीवर साइड में जो फंक्शनल ब्लॉक है जो कि डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करती है, उसे कहते हैं टीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये एक हाई लेवल फंक्शनल ब्लॉक है फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन। सो अगेन उसका ग्राफिकल अगर हम दिखाएं, तो अगर मैं एक एनालॉग सिग्नल दिखाऊं तो वो जस्ट विद टाइम कंटिन्यूस सिग्नल है, कोई वेरी नहीं हो रहा है। बट डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट सिग्नल है, तो इस केस में पहले वन है, फिर दो ज़ीरो, वन ज़ीरो ज़ीरो, वन ज़ीरो वन, डिस्क्रीट सिम्बल्स हम ट्रांसमिट करते हैं। तो दिस इज एनालॉग सिग्नल और ये डिजिटल सिग्नल है। आप एक क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि हम ये सब क्यों करेंगे, हम एनालॉग सिग्नल हम डायरेक्ट क्यों नहीं ट्रांसमिट कर सकते, हम उसे डिजिटल में कन्वर्ट करके फिर डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करना और फिर वापस रिसीवर साइड में एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना, ये सब हैसल क्यों, हम डायरेक्ट एनालॉग सिग्नल ही क्यों नहीं ट्रांसमिट कर सकते। तो इसका आंसर है एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। मैं कुछ नेक्स्ट पेज में कवर करूँगा। सो कुछ की एडवांटेज है कि डिजिटल सिग्नल में नॉइज़ इंटरफेरेंस का इफेक्ट कम होता है। चूँकि डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट सिग्नल है, तो वहाँ नॉइज़ का इम्पैक्ट कंपेयर टू एनालॉग सिग्नल कम होता है। और डिजिटल में जो कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स, चूँकि आपके पास वेल डिफाइंड सिग्नल है, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स यूजुअली चीपर और मोर फ्लेक्सिबल होता है। दैट्स द मेन एडवांटेज। और लास्ट एडवांटेज है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। क्योंकि मैं सीरीज ऑफ बिट्स ऑफ वंस एंड जीरोस ट्रांसमिट कर रहा हूँ, तो डिजिटल सिग्नल में यूजुअली एरर करेक्शन कोड्स जनरेट किया जाता है, विद एक्चुअल मैसेज के साथ एरर करेक्शन कोड ट्रांसमिट किया जाता है, जिसके थ्रू आप एरर को आप डिटेक्ट कर सकते हो। तो से चैनल में नॉइज़ है, तो उससे जो एरर हुआ है उस कोड के जरिए हम उस एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं और फिर उसे करेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपका नॉइज़ में एक्चुअल ट्रांसमिशन में से वायरलेस ट्रांसमिशन है, तो उसमें एरर तो होगा ही, लेकिन इन कोड्स, एरर करेक्शन कोड्स के थ्रू हम उन एरर को डिटेक्शन और करेक्शन कर सकते हैं, ताकि एंड टू एंड कम्युनिकेशन का क्वालिटी बेटर होता है। तो ये सम ऑफ द की एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन है। ऑब्वियसली जब एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। तो एक वन ऑफ द डिसएडवांटेज ये होता है कि डिजिटल कम्युनिकेशन में यूजुअली कंपेयर टू एनालॉग हायर बैंडविड्थ लगता है। सो दैट्स द, इट्स ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ। आपको कुछ मिल रहा है तो यू हैव टू गिव अप समथिंग, तो यू हमें हायर बैंडविड्थ की जरूरत होती है। सो गोइंग फर्दर, तो डिजिटल कम्युनिकेशन का अगर हम फंक्शनल ब्लॉक्स देखें, तो जैसे कि मैंने कहा, ट्रांसमीटर साइड में एनालॉग सिग्नल को थ्रू एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर हम उसके अंदर फिर देखें, तो यूजुअली ए टू एडीसी के अंदर होता है एक सैम्पलिंग ब्लॉक और एक क्वांटाइजेशन ब्लॉक। सैम्पलिंग ब्लॉक का काम है, एक एनालॉग सिग्नल जैसे कि मैंने कहा कंटिन्यूअस सिग्नल है, तो सैम्पलिंग ब्लॉक पीरियडिक इंटरवल में उस एनालॉग सिग्नल का सैंपल्स लेता है। तो हम डिटेल्स नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, बट बेसिकली वो पीरियडिक इंटरवल में उस एनालॉग सिग्नल का सैंपल ले रहा है। और क्वांटाइजेशन ब्लॉक
उन सैंपल्स को एक वेल डिफाइंड क्लोजेस्ट क्वांटाइजेशन लेवल में अप्रॉक्सीमेट करता है। लेकिन आपको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, हम नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे डिटेल्स में। बट ये पीरियडिकली सैंपल ले रहा है, ये सब वेल डिफाइंड क्वांटाइजेशन लेवल में उसे अप्रॉक्सीमेट करता है। क्योंकि यहाँ कुछ अप्रॉक्सीमेट हो रहा है तो यूजुअली इस स्टेप में क्वांटाइजेशन एरर इंट्रोड्यूस हो जाता है। ये एरर ट्रांसमीटर के अंदर ही इंट्रोड्यूस हो रहा है बिफोर सिग्नल एक्चुअल चैनल में इवन ट्रांसमिट हो रहा है। और फाइनली जब मैंने इंडिविजुअल क्वांटाइजेशन लेवल में अप्रोक्सीमेट किया, ईच लेवल को एक डिजिटल कोड असाइन किया जाता है और उन डिजिटल कोड को हम फाइनली ओवर दैट चैनल में हम ट्रांसमिट करते हैं। तो वो ब्लॉक जो कि ईच क्वांटाइजेशन लेवल में डिजिटल कोड असाइन कर रहा है उसे एनकोडिंग ब्लॉक किया जाता है। सो ये तीन मेन ब्लॉक्स है ट्रांसमीटर साइड में। रिसीवर साइड में जब डिजिटल सिग्नल रिसीव होता है तो हम यूजुअली एक रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर के थ्रू हम डायरेक्ट एनालॉग सिग्नल को हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ कोई डी सैम्पलर या डी क्वांटाइजेशन जो ऑपोजिट नहीं होता है, एक रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर इस स्टेप्स का डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल को रिकवर कर सकता है। कैसे कर सकता है ये हम अगले कुछ क्लासेस में पढ़ेंगे। ये अभी तक हमने बेसिक्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस और हाई लेवल ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन हमने अभी तक पढ़ा। um, अब इन सब के बारे में डिटेल्स हम फ्यूचर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आज के क्लास में हम टाइम डोमेन एनालिसिस और फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज टाइम डोमेन एनालिसिस एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। ये डेफिनेशन है, टाइम डोमेन एनालिसिस डिस्प्लेस चेंज इन सिग्नल ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम। इसका मतलब है टाइम डोमेन एनालिसिस उस सिग्नल विद टाइम कैसे वेरी होता है वही प्लॉट करता है। तो आप अभी अगर देखें तो अगर एक्स ऑफ टी मेरा सिग्नल है इन टाइम डोमेन और यहाँ मेरा एक्स एक्सिस टी है और वाई एक्सिस द एक्चुअल सिग्नल वैल्यू। ये ग्राफ टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन में ये ग्राफ जस्ट सिंपली शो कर रहा है कि ये सिग्नल विद टाइम कैसे वेरी हो रहा है। तो टाइम डोमेन में आप वेरियस कैरेक्टरिस्टिक सिग्नल हो सकता है, सिग्नल पीरियडिक हो सकता है इसका कुछ मैक्स मिन वैल्यू हो सकता है, ये इवन सिग्नल हो, ऑड सिग्नल हो, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं टाइम डोमेन में। बट एंड ऑफ द डे टाइम डोमेन एनालिसिस का मतलब है जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल हाउ इट वेरीज विद टाइम। सो टाइम के अनुसार कैसे ये सिग्नल वेरी कर रहा है वही टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन दिखाता है। फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन दिखाता है कि इस सिग्नल का क्या कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में इसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट माइनस एफ एक्स से प्लस एफ एक्स तक है। एक और चीज़ की टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन यूजुअली हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। तो इस एग्जांपल में स्मॉल एक्स ऑफ टी फ्रीक्वेंसी डोमेन इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो उसे हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, तो उसे कैपिटल एक्स ऑफ एफ फ्रीक्वेंसी डोमेन दिखाते हैं। तो कैपिटल ये हम प्लॉट हो रहा है, एक्स एक्सिस इज फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल एक्स ऑफ एफ। इसका मतलब है वैल्यूज है एक एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का कितना एम्पलीट्यूड है। तो इस केस में एक्स ऑफ टी के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स माइनस एफ एक्स से प्लस एफ एक्स तक है और उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का एम्पलीट्यूड ये ग्राफ दिखा रहा है। तो थोड़ा और समझने के लिए लेट्स से अगर हम एग्जांपल लें तो हमने सबको पता है कि ह्यूमन ऑडिबल स्पीच, ह्यूमन बीइंग हम स्पीच जो सुनते हैं हमारा लिमिट 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है। इसका मतलब है दुनिया में जितने भी साउंड हम आज तक सुने हैं, जन्म से लेकर आज तक, बेस्ट म्यूजिशियन का साउंड या कोई भी इंस्ट्रूमेंट का हम साउंड ले ले, उन सारे के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में है। मतलब अदर वे टू पुट इट इज, अगर मेरे पास साइनोसॉइडल ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर है जो कि कोई भी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज जनरेट कर सकता है, तो मैं वेरियस कम्बिनेशन मिक्स एंड मैच ये फ्रीक्वेंसी यूज करके आई कैन जनरेट एवरी साउंड इन द वर्ल्ड जो कि मैं आज तक सुना हो, जो जनरेट हो सकता है। हर इंस्ट्रूमेंट, हर सिंगर का साउंड या मेरा स्पीच, सारे साउंड्स को इन साइनोसॉइडल फ्रीक्वेंसी को मिक्स करके या कंबाइन करके जनरेट किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स, एवरी स्पीच का फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स समवेयर बिटवीन 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होते हैं।
नॉट नेसेसरली सारे स्पीच के सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, बट जो साउंड मैं सुन सकता हूँ उनके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ऑब्वियसली एक जेनरिक सिग्नल का ये लिमिट नहीं है, तो वहाँ माइनस इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी में कहीं भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हो सकता है। हमारे एग्जांपल में एक्स ऑफ टी का फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट माइनस एफ एक्स से प्लस एफ एक्स के बीच में है। तो ये हाई लेवल फ्रीक्वेंसी डोमेन का कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास टाइम डोमेन सिग्नल है तो उसे मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो टाइम डोमेन सिग्नल को मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो उसके लिए वेल डिफाइंड फॉर्मूला है फूरियर ट्रांसफॉर्म। सो अगर आप फूरियर ट्रांसफॉर्म देखें तो एक्स ऑफ टी में अगर मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करूँ तो आई विल गेट फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल। और फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में अगर मैं फूरियर इन्वर्स अप्लाई करूँ तो मुझे टाइम डोमेन सिग्नल मिलेगा। तो फॉर्मूला इसका है एक्स ऑफ, ये है फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला और ये है फूरियर इन्वर्स का फॉर्मूला। फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है एक्स ऑफ एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई पावर माइनस जे टू पाई एफ टी डी टी। और सिमिलरली तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ये टाइम डोमेन सिग्नल से फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल जनरेट करता है। और फूरियर इन्वर्स ऑपोजिट है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन उसका इनपुट है और आउटपुट टाइम डोमेन सिग्नल है। तो उसका फॉर्मूला है माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एक्स ऑफ एफ ई पावर प्लस जे टू पाई एफ टी डी एफ। तो ये है फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये है फूरियर इन्वर्स का फॉर्मूला। अगेन इसका डेरिवेशन फूरियर सीरीज यूज करके कर सकते हैं, बट हम इस क्लास में डेरिवेशन में नहीं जाएंगे। अगर इंटरेस्ट हुआ तो हम फ्यूचर क्लासेस में जा सकते हैं। तो अगर आप इस फॉर्मूला में आप फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला देखें तो आपको दिखेगा यहाँ पे, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आप यहाँ फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ पे ई पावर माइनस जे टू पाई एफ टी, इसका मतलब है एक्स ऑफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो आप पूछ सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है। हर एक सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हो सकता है, पर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट रियल वर्ल्ड में कोई कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो उसका रिलेवेंस कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है वो जानने के लिए हम वो समझने के पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक्स का क्विक रिकैप करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि आपको पता है दो फॉर्म में होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म और एक पोलर फॉर्म। अगर एक z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यूजुअली उसका एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो उसका a प्लस जे बी, जहाँ a है रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का और b है इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब यह है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम अगर हम रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड है वो मल्टीप्लाई करें और इंडिविजुअल ए रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड कर दे, और से हम थीटा टैन इनवर्स बी बाई ए जो कि टैन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट, इसे हम थीटा ले लिए है आर्क कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट। तो मैं इस एक्सप्रेशन को मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। रूट ए स्क्वायर ए बाई रूट ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर कॉस थीटा हो गया, बी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा हो गया। तो रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। और हमें ऑयलर्स फॉर्मूला पता है जहाँ कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा ई पावर जे थीटा। तो तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मॉड z इंटू ई पावर जे थीटा, जहाँ मॉड z है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड जो कि स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट्स होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट होल स्क्वायर और प्लस ई पावर इंटू ई पावर जे थीटा, जहाँ थीटा इज टैन इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट। सो ये है पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म रिप्रेजेंटेशन और ये है पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो हम अभी आगे चलते हैं। तो ये बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम क्यों ग्रैप कर किया यहाँ पे। तो अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म में, कमिंग बैक टू फूरियर ट्रांसफॉर्म, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब है। तो हमें वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में देखना है। तो जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसका एक मैग्नीट्यूड है और एक आर्ग्यूमेंट है। मॉड z यहाँ मैग्नीट्यूड है और थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज थीटा। तो जो उसका मैग्नीट्यूड है एक्स ऑफ एफ का, अगर एक्स ऑफ एफ आपका एक्स ऑफ टी टाइम डोमेन सिग्नल है तो कैपिटल एक्स ऑफ एफ फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल है। तो वो जो फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल है उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड, और एक्स ऑफ एफ का जो आर्ग्यूमेंट है वो रिप्रेजेंट करता है आप इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में कितना फेज डिले अप्लाई करना है। तो अगर हम
पिछला एग्जांपल में जाए, यहाँ पे मैंने बोला कि इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का डिफरेंट एम्पलीट्यूड है। जैसे कि यहाँ ट्रायंगल कर्व है, मतलब माइनस एफ एक्स जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसका एम्पलीट्यूड ज़ीरो है, जो कि ज़ीरो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, और बीच में डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड है फॉर इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। बट इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का न सिर्फ एम्पलीट्यूड वेरी हो सकता है, उनका फेज डिले भी अलग अलग हो सकता है। तो अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म कॉम्प्लेक्स नहीं होता, सिर्फ एक ही वैल्यू होता, तो हम फेज डिले और एम्पलीट्यूड दोनों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इन ऑर्डर टू बी एबल टू रिप्रेजेंट फेज डिले और एम्पलीट्यूड, कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड है वो रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल फेस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का, और जो आर्ग्यूमेंट है वो रिप्रेजेंट करता है फेज डिले ऑफ इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। तो फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरा टाइम डोमेन सिग्नल एक्स ऑफ टी है, और ये कैपिटल एक्स ऑफ एफ का मैग्नीट्यूड ये प्लॉट है, और ये है फेज डिले प्लॉट। तो ये टॉप ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड, और ये बॉटम ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का फेज डिले। इन अदर वर्ड्स, अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी जनरेटर है माइनस एफ एक्स से प्लस एफ एक्स, और मैं सारे फ्रीक्वेंसी पॉसिबल फ्रॉम माइनस एफ एक्स से प्लस एफ एक्स जनरेट करूँ, और मैं उनमें एम्पलीट्यूड अप्लाई करूँ टॉप ग्राफ से, और फिर फेज शिफ्ट अप्लाई करूँ बॉटम ग्राफ से, और फिर सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को अगर मैं ऐड कर दूँ, तो मुझे ये वापस टाइम डोमेन सिग्नल मिल जाएगा। सो जस्ट रिमेंबर, रिपीट अगेन, जो अगर एक्स ऑफ एफ कॉम्प्लेक्स है तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड, और उसका जो आर्ग्यूमेंट है जो कि tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, वो रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का फेज डिले। तो आगे जाने के पहले हम इसको एक दूसरे तरीके से देखते हैं। तो अगर साइनोसॉइडल सिग्नल क्या होता है, तो अगर y ऑफ t एक साइनोसॉइडल सिग्नल है जिसका फ्रीक्वेंसी fc है और मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड a है, तो हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं y ऑफ t इक्वल टू a cos 2 pi fc t। ये एक सिंपल साइनोसॉइडल सिग्नल है विद जीरो फेज डिले, उसका एम्पलीट्यूड है a, फ्रीक्वेंसी है fc। अगर उस साइनोसॉइडल सिग्नल में अगर मैं फेज डिले या फेज शिफ्ट थीटा डालना चाहूँ, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा y ऑफ टी इजिकल टू a cos 2 pi एफ सी टी प्लस थीटा। सो ये भी एक साइनोसॉइडल सिग्नल है, उसको साइन साइनोसॉइडल सिग्नल है। इसमें यहाँ मैंने सिर्फ फेज डिले ऑफ थीटा अप्लाई कर दिया है। अब इस सेकंड में आपको ये cos a प्लस बी है, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री में हम सभी को पता है cos a प्लस बी cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो अगर मैं इसे अप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा y ऑफ t इज a cos थीटा cos 2 pi एफ सी टी, मैंने जैसे से एक्सपांड कर दिया इसको, माइनस a sin थीटा sin 2 pi एफ सी टी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे cos 2 pi एफ सी टी एक साइनोसॉइडल सिग्नल है विद जीरो फेज शिफ्ट, sin 2 pi एफ सी टी भी एक साइनोसॉइडल सिग्नल है विद 90 डिग्री फेज शिफ्ट। sin इज नथिंग बट cos विद 90 डिग्री फेज शिफ्ट। तो जो 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 जीरो फेज शिफ्ट सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड होगा a cos थीटा। इसे इसलिए इन फेज कंपोनेंट कहते हैं, मतलब ये एम्पलीट्यूड साइनसॉइडल सिग्नल विद जीरो फेज शिफ्ट है, और a sin थीटा को क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट कहते हैं, मतलब ये क्वाड्रेचर साइनसॉइडल सिग्नल, जो साइनसॉइडल सिग्नल विद 90 डिग्री फेज शिफ्ट का एम्पलीट्यूड है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कोई भी सिग्नल, कोई भी साइनस सिग्नल जहाँ पे मैं फेज शिफ्ट में अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं उसे जनरेट कर सकता हूँ अगर मैं उसका इन फेज एक कंपोनेंट और उसका क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट लूँ, और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में एक cos थीटा अगर मैं एम्पलीट्यूड अप्लाई करूँ इन फेज साइनोसॉइडल सिग्नल में, और a sin थीटा अप्लाई करूँ क्वाड्रेचर फेज साइनोसॉइडल सिग्नल में, उनको कंबाइन करने से मुझे एक साइनोसॉइडल सिग्नल विद फेज शिफ्ट डिले मिल जाएगा। इन अदर वर्ड्स, रियल वर्ल्ड में आप डिले करने के बजाय आप दो इन फेज और क्वाड्रेचर फेज साइनस सिग्नल जनरेट करके हम कंबाइन करने से हमें ऑटोमेटिक फेज डिले मिल जाएगा। अगर मुझे जीरो फेज डिले चाहिए तो उस सिग्नल का सिर्फ इन फेज कंपोनेंट होगा, क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट विल बी जीरो। अगर उसका से 90 डिग्री फेज शिफ्ट है या 270 डिग्री फेज शिफ्ट है तो उसका सिर्फ क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट होगा, इन फेज जीरो होगा। लेकिन कोई और एंगल डिले के लिए से 45 डिग्री पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 या कोई भी वैल्यू डिले के लिए
यूजुअली उसका क्वाड्रेचर फेस कंपोनेंट भी होगा और इन फेस कंपोनेंट भी होगा और क्वाड्रेचर फेस कंपोनेंट कंपोनेंट भी होगा. सो हमारे कमिंग बैक टू, मैं क्यों कवर कर रहा हूँ, तो कमिंग बैक टू आवर फूरियर ट्रांसफॉर्म अगेन. तो अगर एक्स ऑफ टी, फिर से अगर रियल सिग्नल है, टाइम टाइम डोमेन सिग्नल है, एक्स ऑफ एफ एक फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है और एक्स ऑफ एफ कॉम्प्लेक्स है. तो एक्स ऑफ एफ का जो रियल पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है इन फेज कंपोनेंट ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट. जो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का जो इन फेज कंपोनेंट है वो उस रियल पार्ट ऑफ एक्स ऑफ एफ रिप्रेजेंट करता है. इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंट करता है उसका क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट. और जो मैग्नीट्यूड हमने ऑलरेडी पढ़ा है वो रिप्रेजेंट होता है ओवरऑल मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करता है the phase delay of the frequency component. तो obviously overall magnitude combining इन फेज और क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट को कंबाइन करके जो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो मॉड ऑफ एक्स ऑफ रिप्रेजेंट करता है. सिमिलरली इन फेज और क्वाड्रेचर फेज को मिला के जो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसका जो फेज डिले है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स ऑफ रिप्रेजेंट करता है. तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है. फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है और कैसे कन्वर्शन करते हैं, ये बेसिक्स मैंने कुछ कवर किया. तो बिफोर ये क्लास हम ख़त्म करते हैं, कुछ कुछ इंट्यूटिव थिंग जो हम प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं. तो अगर एक्स ऑफ टी इवन है, मतलब एक्स ऑफ माइनस टी और इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, तो अगर एक्स ऑफ माइनस टी इज सेम एज एक्स ऑफ टी, तो आप सोच सकते हैं कि कॉस फंक्शन इज इवन, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस टी सेम एज कॉस ऑफ टी. तो अगर एक्स ऑफ टी इवन हुआ तो मैं यूजिंग कोसाइन सिग्नल मैं एक्स ऑफ टी जनरेट कर सकता हूँ. मतलब एक्स ऑफ एफ का सिर्फ इन फेस कॉम्पोनेंट होगा, और अगर उसका इन फेस कॉम्पोनेंट है तो एक्स ऑफ एफ सिर्फ रियल होगा. इसलिए एक्स ऑफ एफ, हमें पता है कि एक्स ऑफ का रियल पार्ट इज द इन फेस कॉम्पोनेंट, तो इसलिए एक्स ऑफ टी अगर इवन है तो एक्स ऑफ ए इज रियल ओनली होता है. अगर एक्स ऑफ टी ऑड है, मतलब एक्स ऑफ माइनस इज माइनस एक्स ऑफ टी, तो हमें पता है साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन ऑफ एक्स. तो एक्स ऑफ एफ का से उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिर्फ क्वाड्रेचर कंपोनेंट है, उसका कोई रियल कंपोनेंट नहीं होगा. इसलिए एक्स ऑफ एफ इमेजिनरी ओनली होगा, क्योंकि हमें पता है कि उसका इमेजिनरी कंपोनेंट इज क्वाड्रेचर फेस कंपोनेंट, इमेजिनरी पार्ट. तो ये इस अगेन इसका मैथमेटिकल प्रूफ है, बट कुछ इंट्यूटिव है हम क्यों होता है. आप लॉजिकली अगर सोचोगे तो एक्स ऑफ टी इवन है तो उसमें सिर्फ कोसाइन होना चाहिए, इसलिए उसका सिर्फ इन फेस कंपोनेंट होना चाहिए, इसलिए एक्स ऑफ एफ रियल ओनली होता है. अगर एक्स ऑफ टी ऑड है, मतलब इसका सिर्फ क्वाड्रेचर फेस कंपोनेंट होना चाहिए, इसलिए एक्स ऑफ एफ इज इमेजिनरी ओनली. अगर एक्स ऑफ टी इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में इन फेस कंपोनेंट भी होगा और क्वाड्रेचर फेस कंपोनेंट भी होगा, इसलिए एक्स ऑफ एफ का रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा. तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फ्रीक्वेंसी डोमेन, टाइम डोमेन, इसका मतलब क्या है, इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स में इंडिविजुअल फील्ड का मतलब क्या है, इसका मैंने क्विक रिकैप किया. होपफुली आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है. अगले क्लासेस में हम बेसिक्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन हम स्टार्ट करेंगे. हम सैम्पलिंग थ्योरम, नाइक्वेस्ट थ्योरम, उसके बाद क्वांटाइजेशन और फिर कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे. थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू.